बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज्यादा है कैसे सॉर्ट करें? टीवी देख रहा है या गेमिंग का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है, हम्म। तो वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं यहाँ तक कि देख रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको एक बीमारी भी हो जाती है, ऑटिज्म नाम की। और आजकल जैसे बच्चे वीडियो में तो सब कुछ देख लेते हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड, ये उसकी गर्लफ्रेंड, ये उसका उससे चक्कर। तो सर आप मुझे बताएं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब से देनी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, सेक्स एजुकेशन आजकल जो एनसीईआरटी हमारी बुक है, स्टार्टिंग से ही जो हमारी सरकारें हैं वो बच्चों को अवेयर कर रही है अभी से ही सेक्स। और जो बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, कि ये जो हैबिट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? पिज्जा, बर्गर, ये सब पीछे पड़े रहते हैं बच्चे। मैम, जंक फूड एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है, इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट टाइम में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और न्यूबॉर्न बेबीज को राई का पिल्लो जो हम देते हैं, जैसे हमारी दादी, नानी और मम्मी बनाती है, तो क्या वो रियली बहुत इफेक्टिव होता है राई का पिल्लो लगाना न्यूबॉर्न बेबीज? बेसिकली होता क्या है, जो पिलोज हम लगाते हैं, राई का पिलो है या सॉफ्ट पिलो है, कोई सा भी पिलो है, उसका आप इम्पोर्टेंस क्या है, वो इसलिए देते हैं हम बेसिकली जो बच्चे का आजकल जैसे पेरेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को चैट जीपीटी से पूछ लो। चैट जीपीटी वर्सेस फिजिकल मीटिंग डॉक्टर। पता चला है कि जो एआई है वो मेडिकल फील्ड में फेल हो गया, वो नहीं बता पा रहा है सक्सेसफुल, उसको मेडिकल फील्ड में अभी तक नहीं मिली है। हाय गाइस, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड जो जितनी प्रॉब्लम्स होती है जो पेरेंट्स डेली लाइफ में फेस करते हैं, और उनकी चाहे ईटिंग हैबिट्स, उनके मूड स्विंग्स, उनके लाइफस्टाइल्स और उनकी जो भी प्रॉब्लम। आज हमारे साथ है डॉक्टर राहुल बिदूरी एंड ही इज़ अ पेडिट्रिशियन एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत सारे पेरेंट्स इनसे एडवाइस ले चुके हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज इन दिस पॉडकास्ट राइट नाउ। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले एक सवाल जो सारे पेरेंट्स की, पूरे इंडिया के पेरेंट्स की, पूरे वर्ल्ड के पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम चल रहा है, तो कैसे सॉर्ट करें? मैम, स्क्रीन टाइम अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आपका मोबाइल देख रहा है या मान लीजिए टीवी देख रहा है या गेमिंग का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं यहाँ तक कि देख रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको एक बीमारी भी हो जाती है, ऑटिज्म नाम की। ऑटिज्म स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने से ऑटिज्म का मतलब फुल प्योर ऑटिज्म नहीं बोलेंगे हम उन्हें। कुछ बच्चों में सुनने की, समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों को मोबाइल बहुत देर तक देना, और बहुत देर तक बच्चे मोबाइल चलाते हैं। और मैम, आपको मैं एक बात और बता दूं, हमारे देश में तो अभी शुरू नहीं हुआ है, बाहर लंदन में मैं गया था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो आपके बच्चों की मोबाइल की लत छुड़ाते हैं। अच्छा। हाँ, 1 लाख रुपए उनकी फीस है आपके बच्चे की मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए। तो स्क्रीन टाइम तो बहुत बड़ा मैटर है मैम। अगर ये बच्चों से हम मोबाइल को दूर नहीं करेंगे धीरे धीरे, तो बच्चों में सुनने की, समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। मैंने देखा है बच्चों में बिहेवियर चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि वो रील्स जो से देखते हैं वो वही चीज के लिए डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इवन उनका एरोगेंस, उनका नेचर चेंज हो जाता है बच्चों का। उनका नेचर चेंज हो जाता है, उनका ऑरा ही चेंज हो जाता है, सोचने का पैटर्न और थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है बच्चों का। जी, तो इसका कोई सोल्यूशन सर? इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, आपको भी कम मोबाइल चलाना है बच्चों के सामने। अगर आप सबसे पहले कम मोबाइल उनको चला के दिखाएंगे, अगर हम पेरेंट्स बच्चों को उनके सामने कम मोबाइल चलाएंगे या उनको बताएंगे, उनको हम ये बताएंगे बेटा देखो, मोबाइल चलाने के आप 10 बेनिफिट्स बताओ और 10 नेगेटिव इफेक्ट्स बताओ। अगर हम ये पूछेंगे उनसे तो आपका बच्चा आपको बताएगा, तो आप उसे बताओ, बच्चों को बताओ कि देखो 10 ये नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, और उसका टाइम बांध दीजिए आप कि आपको चलाना है मोबाइल, ऐसा नहीं है नहीं देना है, देना है, टाइम बांध दीजिए उसका। या टीवी देखना है, गेम खेलना है, तो उसका टाइम बांध दीजिए आप। 1 घंटा, 2 घंटा या 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, टाइम बांध दीजिए। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप उनके सामने मोबाइल में ही लगे रहेंगे, जो कि आजकल पेरेंट्स करते हैं। जो पेरेंट्स मोबाइल में ही लगे रहते हैं, उनका बच्चा तो मोबाइल में जरूर लगेगा ही। आप खाते पीते सोते समय मोबाइल में लगे हैं, तो जैसा आप कर रहे हैं आपका बच्चा तो वैसा करेगा ही, ये बात श्योर है। वो भी मोबाइल में लगा रहेगा, बिल्कुल लगा रहेगा।
बच्चों को मोबाइल छुड़ाने के लिए पहले पेरेंट्स को अपना मोबाइल ठीक करना पड़ेगा। खुद से जब हम ठीक होके चलेंगे तो हमारे बच्चे भी ठीक होंगे। और आजकल जैसे बच्चे वीडियो में तो सब कुछ देख लेते हैं, ये मेरे बॉयफ्रेंड, ये उसकी गर्लफ्रेंड, ये उसका उससे चक्कर। तो सर आप मुझे बताएं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन कब से देनी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, सेक्स एजुकेशन आजकल जो NCERT हमारी बुक है, स्टार्टिंग से ही जो हमारी सरकारें हैं वो बच्चों को अवेयर कर रही है अभी से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में, बता रही है धीरे धीरे। जो हमारे समाज में भी एक पर्दा था जो नहीं बताते थे बच्चों को, अब वो बताने लगे हैं 6th 7th 8th क्लास से ही, 9th 10th 11th 12th हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल एजुकेशन अब बच्चों को दी जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आजकल क्या है, पेरेंट्स, मदर भी पढ़ी लिखी हैं, फादर भी पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा जो है अपने मदर फादर से भी अगर कुछ बात करता है तो मदर फादर भी उसको समझाते हैं। गुड टच बैड टच बचपन से बताया जाता है बच्चों को। और सेक्स के बारे में आजकल अवेयर भी किया जा रहा है बच्चों को कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ये चीज़ आपके लिए अगर आप इन चीज़ों में इंडल्ज होंगे तो ये बुरा है। इस सेक्स एजुकेशन के ऊपर आजकल काफ़ी वर्क चल रहा है। और हम लोग को, पेरेंट्स को भी ओपनली डिस्कशन करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। ओपनली भी डिस्कशन करना चाहिए, और बच्चों को सबसे पहले आपको अपने बच्चे को समझना है कि आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, या आपसे क्या चीज़ छुपा रहा है, या वो क्या चीज़ आपसे नहीं कह पा रहा है। ये चीज़ केवल पेरेंट्स और ख़ास तौर से मदर या फादर ही समझ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। और जो बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, तो उनकी जो हैबिट है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब पीछे पड़े रहते हैं बच्चे। मैम, जंक फूड एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है, इजीली अवेलेबल है, शॉर्ट टाइम में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कुछ आपको बनाना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल में बटन दबाना है, घर बैठे ही आ जाता है आजकल। तो ये जो सहूलियत मिल गई है, और टेस्टी है बहुत, एक बार आप खा लेंगे तो फिर आपको डेली ही इसकी एडिक्शन हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अभी सर्वे हुआ है जिसमें इंडिया 2nd नंबर की कंट्री बन गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मोटे हैं। बहुत तेजी से हमारे बच्चों में मोटापा फैल रहा है, बहुत तेजी से। जंक फूड की वजह से, जंक फूड कह लीजिए, लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, शुगर हो रहा है, BP की प्रॉब्लम, ये बच्चों में ही आजकल हो रही है। जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बच्चों में ही डायबिटीज़ हो जाती है जिनको, उनको बचपन से ही, जो बच्चे आजकल बचपन से ही मोटे हो रहे हैं, उनके अंदर शुगर बहुत तेज़ी से पाया जा रहा है कि शुगर बहुत बढ़ जाता है, BP बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। मोटापा बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में बच्चों को, ये जो ईटिंग हैबिट्स की वजह से, जो भी हम इधर उधर का खाते रहते हैं बच्चे, पेरेंट्स। और इसमें मैं देखूंगा कि आजकल अगर आप किसी शॉप के बाहर से निकलेंगे तो आपको इतने बड़े बड़े पैकेट्स लटके नज़र आ जाएंगे हर चीज़ के। तो बच्चे देखते हैं, खाते हैं सब चीज़ का, सारे के सारे जितने भी पैकेट्स वाली चीज़ हैं, मोस्टली सबके अंदर प्रिजर्वेटिव है। और जितने भी प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और तो और कुछ तो प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजन होते हैं, कैंसर तक करते हैं। हाँ, बच्चे उन्हें भी बहुत तेज़ी से खा रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है एक, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में बहुत तेज़ी से फास्ट फूड, जंक फूड बच्चों को बहुत तेज़ी से घातक प्रॉब्लम में डाल रहा है, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बच्चों का मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मतलब पेरेंट्स को पूरा एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को जंक फूड लिमिटेड करना चाहिए। बिल्कुल, जंक फूड लिमिटेड करना चाहिए, और कोशिश करें उनको घर का सादा खाना ही खिलाएं। और टेस्टी खाना भी रिप्लेस हो सकता है, मतलब आजकल हर चीज़ का अल्टरनेट आ गया है। अगर पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा भी एक हेल्दी वे में घर पे बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे कि हमको इस तरह का ये चीज़ बनानी है, तो आप इजीली आपको मिल जाएगा रेसिपी, हर चीज़ की बना सकते हैं। राइट। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जब वो बॉटल फीड करते हैं तो उनके टीथ क्यों खराब हो जाते हैं उससे? देखिए क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं बेसिकली 6 मंथ के अराउंड टीथ आने शुरू होते हैं बच्चे के बेसिकली, और वो 1 साल 1.5 साल तक आते रहते हैं टीथ बच्चे के। तो क्या होता है, जिन बच्चों में बॉटल का जो निप्पल होता है, वो बार बार बच्चे जो हैं उसको सक करते हैं, तो सक करने से क्या होता है, बॉडी जो है बच्चे की डेवलपमेंट फेज में डेवलप कर रही है, तो वो जो है गैप आ जाता है बच्चे के टीथ में,
क्योंकि वो बार बार सक कर रहा है तो वो गैप आ जाता है बच्चे के टीथ में, वो शेप चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में सब कहते थे दांत टूट गया नया दांत आ रहा है तो वहाँ टंग मत लगाओ, वहाँ टंग मत, ताकि वो बड़ा हो जाते हैं टंग लगाने से, या टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, मेरे खुद हो रखे हैं टंग लगाने से। तो टंग लगा इसी तरीके से ये प्रोसेस है। जब नए दांत आ रहे होते हैं तो बार बार जब बच्चा उसमें निप्पल लगता है तो उससे जो है गैप आ जाता है और बाहर की साइड भी कई बार दांतों में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और न्यूबॉर्न बेबीज को राई का पिल्लो जो हम देते हैं, जैसे हमारी दादी नानी और मम्मी बनाती है, तो क्या वो रियली बहुत इफेक्टिव होता है राई का पिल्लो लगाना न्यूबॉर्न बेबीज में? बेसिकली होता क्या है, जो पिलोज हम लगाते हैं, राई का पिलो है या सॉफ्ट पिलो या कोई सा भी पिलो है, उसका आप इम्पोर्टेंस क्या है वो इसलिए देते हैं हम बेसिकली जो बच्चे का जो पीछे का हेड का कर्व है जिससे कि वो गोल बना रहे, प्रेशर उसके ऊपर डले तो बच्चे के हेड पे प्रेशर ना आए और वो फ्लैट ना हो। सॉफ्ट वाली चीज इसलिए देते हैं जिससे, इसीलिए क्या कहते हैं, बच्चे की पोजीशन बार बार चेंज करते रहने चाहिए, वरना वो फ्लैट पड़ा रहेगा तो उसका सर पीछे से फ्लैट हो जाएगा। इसीलिए उसको चेंज, कभी राइट हैंड की तरफ कभी लेफ्ट हैंड की तरफ, ऐसे पोजीशन उसकी बार बार चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, वरना उसका हेड जो है, राई के पिलो में भी चेंज करती रहनी चाहिए। राई के पिलो में थोड़ा सा उसको सॉफ्टनेस मिलती है इजीली, तो इतना जरूरी शेप नहीं आती उसमें जो है बच्चे का जो कर्वनेस है वो अच्छी बनी रहती है, फ्लैट नहीं होगा आपका क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। बस ये एक बेनिफिट होता है, बाकी तो और कुछ बेनिफिट। आजकल बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, तो कैसे इसको सोल्यूशन क्या किया जाए? मैम, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अपने बच्चों की कंप्लेन लेके कि सर ये जो है पॉटी नहीं करता है डेली, ये आज करता है, एक दिन नहीं करता है, फिर अगले दिन करता है, या 2 दिन नहीं करता है फिर करता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम जो खा पी रहे हैं वो, प्लस हमारा वाटर इनटेक बिल्कुल कम हो गया है। नहीं, बच्चे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लिक्विड भी नहीं खा रहे हैं। बच्चे तो पानी पी ही नहीं रहे हैं। हाँ। बच्चे के एडल्ट ही नहीं पानी पी रहे हैं। हमें जितना, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, हम पानी पीते ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ पानी, अगर आप पानी पी लेना प्रॉपर, जितना पानी आपकी बॉडी को चाहिए, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ 50% तो आप वैसे ही हेल्दी रहेंगे। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो जैसे 1 ईयर 2 ईयर के बेबी जो पानी नहीं पीते, उनको जबरदस्ती कैसे, मतलब उनको 5 ml 10 ml आपको पानी पिलाना है, 1 चम्मच 2 चम्मच आपको पानी पिलाना है। पीते हैं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, बच्चे पानी पीते हैं। उनको आप ज्यादा नहीं, उनको वो एक गिलास एक बारी में तो नहीं पी पाएंगे। वो 5 ml 1 चम्मच जो होती है वो 5 ml की होती है। स्पून ड्रॉपर से पिला लो, शुगर ड्रॉपर से पिला सकते हैं, वरना स्पून आती है 5 ml की, आप उससे 5 ml दीजिए, 4-5 घंटे बाद फिर 5 ml दीजिए, 10 ml दीजिए, ऐसे ही बच्चे की बढ़ाइए। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चे को भी पानी देना है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, एडल्ट में भी बहुत जरूरी है। और जो बच्चों जो मसाज ऑयल हम यूज करते हैं, तो कौन सा बेस्ट होता है बेबी के लिए? मसाज ऑयल सबसे बेस्ट तो मैं आपको बोलूँगा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में क्या होता है, MCT होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारी स्किन का टेक्सचर है उसको बहुत मतलब न्यूट्रिशन टाइप प्रोवाइड करता है। स्किन बहुत स्मूथ रहती है, अच्छी रहती है। और मसाज का जो पर्पस होता है बेसिकली, वो स्किन तो होता ही है कि स्किन सॉफ्ट बने, अच्छी बने, ड्राइनेस ना हो। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो। मसाज का प्रोसेस, बच्चे का जब मसाज करते हैं हम ऑयल से, आपने देखा हो हैंड रब कर रहे हैं, थाइस कर रहे हैं बच्चे की, तो ये भी पर्पस होता है कि ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहे। तो आप कोई सा भी जनरल ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कोकोनट ऑयल बेटर होता है। कोकोनट ऑयल इजीली अवेलेबल है। और सरसों का तेल? सरसों का तेल मैं कहूँगा नहीं। सरसों का तेल एक्चुअली बहुत पंजेंट स्मेल होता है, थिक होता है, और पेरेंट्स तो बच्चों के फेस पे भी लगा देते हैं, काले हो जाते हैं बच्चे उससे। हाँ, पंजेंट स्मेल होता है, थिक होता है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, और ऑयल भी जो आपको मसाज करनी है वो भी बहुत थोड़े से ऑयल से मसाज करनी है। और आप मार्केट में जाएंगे, आजकल तो 100 तरह के ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन कोकोनट ऑयल से बेस्ट अभी भी कुछ नहीं है। और जैसे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, कभी खांसी कभी जुकाम,
तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना बीमार हो रहे हैं। तो डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए बच्चे को, या फिर खुद से दवाई देके जो उसकी रेगुलर चल रही है वही दवाई? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये मिथ है कि बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बच्चे बार बार बीमार नहीं होते हैं। बच्चे आपसे ज़्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन में रहते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हो रहे हैं आपसे ज़्यादा। वो हर जगह हाथ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ भी हर चीज़ वो खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। बच्चे जब भी बीमार होते हैं, जब भी सीज़न चेंज हो रहा है, कोल्ड, कफ, रनिंग नोज, थ्रॉट इन्फेक्शन, ये तो माइल्ड चीज़ें हैं। तो मौसम के सीजनल वेरिएशन जब भी आएगा तो ये चीज़ें तो होंगी। तो ये चीज़ें जब भी होंगी, बच्चे को ज़्यादा तेज़ फीवर है, ज़्यादा ही कफ है, उसकी डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, भाई कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर तो आपको दिखाना ही है। लेकिन आपको छोटी मोटी चीज़ों पे ही, आज इसने छींक मार दी, चलिए डॉक्टर के लिए चल रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब मौसम की उससे वेरिएशन है, वेदर वेरिएशन की वजह से हो जाता है। और नेबुलाइजर आई थिंक बेस्ट होता है बच्चों को, और स्टीम देके वो ज़्यादा बेटर हो जाता है अगर कोल्ड कफ हो जाए तो। कोल्ड कफ हो जाए तो नेबुलाइजर से जो है हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है बेसिकली। अच्छा। वो ओपन हो जाती है, तो वो अंदर तक जब जाती है तो हमारे लंग्स तक एयरवे थोड़ा क्लीन हो जाता है। हाँ। तो उससे बच्चे को काफ़ी रिलीव मिलता है। आज के बच्चे इमोशनल लेस क्यों हो रहे हैं? आज के बच्चों में इमोशंस खत्म क्यों हो गए? इमोशनल लेस बच्चे क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के बच्चे इमोशन लेस होते जा रहे हैं, बहुत इमोशनल है आज के बच्चे। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है अगर कोई ऐसा कह रहा है। बच्चे तो अभी भी बहुत इमोशनल होते हैं, और बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव होता है। और पेरेंट्स को तो मैं कहूँगा आजकल बहुत ज़्यादा लगाव है अपने बच्चों से। पहले तो इतना लगाव होता नहीं था जितना आजकल लगाव है पेरेंट्स को अपने बच्चों से। बहुत इमोशंस है बच्चों में, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जैसे बच्चे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उस तरीके के उनका एटीट्यूड होता जाता है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस अपने खाना पीना, जंक फूड, और अपना बस उनको पैसे मिल जाए, पैसों से सामान आ जाए उनका, पेरेंट्स बस उतना ही उनको पेरेंट्स से चाहिए होता है। मतलब इमोशंस थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों के। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि एथिक्स, जो एथिक्स होते हैं ना बच्चों के, एथिक्स और वैल्यूज़ होती हैं, वो कम हो गई हैं। लेकिन इमोशनली वो आपसे अटैच है, अभी भी उसके अंदर इमोशंस हैं। वो आपके आजकल एथिक्स और कुछ वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, वो कम हो गई हैं। वो जैसे कि आपका कहना, मानना, सुनना, वो आजकल कम हो गया है। रेस्पेक्टफुली सबको करना, काइंडली सबके लिए बोलना, सब कुछ करना, रिग्रेट करना, सॉरी मांगना, ये सब जो है आजकल बहुत कम हो गया है। ये सब चीज़ों में वैल्यूज़ ये सब कम हो गया है। लेकिन इमोशनली तो बच्चे अभी भी बहुत अच्छे हैं। और मिनिमम कितने मंथ तक मदर फीड होना चाहिए बेबी के लिए? मदर फीड तो क्लियर है 6 मंथ, कंप्लीट मदर फीड, EBF जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। ओके। 6 मंथ तक एक बूंद पानी की भी नहीं देनी है आपको, 6 मंथ तक सिर्फ माँ का दूध। ओके। और प्रोसेस्ड मिल्क कब से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर सपोज वर्किंग वुमेन है, प्रोसेस्ड मिल्क और ब्रेस्ट फूड को मिक्स करके दे रही हैं, तो कौन से मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर आप नहीं पिला पा रहे हैं या दूध नहीं आ रहा है जिन मदर्स को, तो वो प्रोसेस जो फार्मूला फीड होता है, हाँ, वो आप बाय बर्थ से देना शुरू कर सकते हैं। फार्मूला फीड दे सकते हैं? दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छा दूध माँ का ही है। फार्मूला फीड किस कंडीशन में देना है? जब आप किसी कारण से आपका दूध नहीं आ रहा है, या आप बच्चे को नहीं पिला पा रहे हैं दूध, या कुछ परेशानी है तब। वरना आपको अपना ही दूध पिलाना है, और 6 मंथ तक। और फार्मूला फीड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है उसको बनाने में। हर पेरेंट्स बना नहीं पाते हैं प्रॉपर, उसका जो वे होता है बनाने का, वो कितने ml में कितना क्या है, वो प्रॉपर कोई डाइल्यूशन नहीं कर पाता है। इस वजह से बहुत से बच्चों को फीडिंग प्रॉब्लम होती है। तो इसको बोलते हैं हम फार्मूला फीड, और 6 मंथ के बाद शुरू होती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसमें हम कुछ छोटा मोटा उसको बच्चों को सेमी सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर देते हैं। तो आप फार्मूला फीड तो बाय बर्थ भी दे सकते हैं। और नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी जैसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जिनकी सिजेरियन डिलीवरी है उनका बच्चे में काफ़ी सारी जल्दी बीमार हो जाता है, तो
क्या ऐसा फैक्ट है, ये मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा ज़्यादा बीमार हो रहा है, सिजेरियन वाला कम हो रहा है, या सिजेरियन वाला ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल वाला कम हो रहा है। ये बिल्कुल मिथ है। ओके। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो बच्चा तो बाहर आ गया है, माँ के पेट से ही बाहर आया है, वोम से बाहर आया है, यूट्रस से बाहर आ गया है, तो वो तो बाहर आया। दोनों चीज़ों दोनों कंडीशंस में वो तो सेम है, वो तो बदला नहीं है, तो वो तो सेम रहता है। ये तो बहुत बड़ा मिथ है। और जब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है वो किड्स को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना होता है, तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए उन बेबीज को टेक केयर करने के लिए? देखिए मैम, प्री मैच्योर जो होता है या प्री टर्म बेबी जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, 9 मंथ से पहले जो बच्चा पैदा हो गया, 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उससे पहले 8th मंथ में, 7th मंथ में, 6th मंथ में, 38 वीक्स की 38 टू 40 वीक्स के बीच में जो बच्चा पैदा होता है वो टर्म बच्चा होता है। टर्म वो होता है फुल टर्म बच्चा, और जो 38 वीक से पहले पैदा हो जाता है वो होता है प्री टर्म, और जो 40 वीक के बाद पैदा होता है वो होता है पोस्ट टर्म। तो जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है पेरेंट्स को। मैं आपको ऐसे बताता हूँ एज अ एग्जांपल। मान लीजिए पढ़ाई में कोई बच्चा कमज़ोर है, मान लीजिए पढ़ाई में आपका बच्चा कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको ट्यूशन लगाएंगे। ट्यूशन लगाएंगे। तो ऐसे ही वो जो बच्चा है वो थोड़ा सा वीक है, तो उसके साथ आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना है, बस आपको इतना ही फ़र्क है। थोड़ा सा उसके साथ ज़्यादा एफर्ट करेंगे, पढ़ाई कर रहा है उसका ट्यूशन लगा देंगे, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताएंगे, वो बिल्कुल आपके नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि ये प्रीटर्म। जब तक वो नहीं बताएगा ना कि मैं कम दिनों का पैदा हुआ था, जब तक कोई बता भी नहीं सकता है कि मैं कम दिनों का पैदा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बस ध्यान दे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देने की जरूरत होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और आजकल इतने स्किन केयर ब्रांड्स आ गए हैं बच्चों के लिए, मामाअर्थ और एग्जाम्पल, बहुत सारे नेम्स हैं। तो बच्चों पे स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स है जो हम रिकमेंड करें, क्या प्रोडक्ट्स हम वो यूज़ कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स का मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसका कंपोजिशन पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। आप आजकल इंटरनेट से पढ़ने का ज़माना है, पढ़ें, और जो आपके लिए आपको लगे इफ़ेक्टिव है, आपको लगे आपके बजट में, आप वो खरीदिए, वो लगाइए, सबसे बेस्ट। देसी, आई थिंक देसी सबसे बेस्ट होता है, कितने भी देसी मतलब किस चीज़ में? देसी मतलब जो हमारे पेरेंट्स जो सजेस्ट करते हैं, घी लगा दिया बच्चों पे, पैर घी हो गया और कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरीके के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए जो नेचुरल बॉडी में यूज होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इवन क्रीम में भी पेरेंट्स अपना जो स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, जो उनके पुराने उनको लगते हैं वही। एक्चुअली पुरानी ना कुछ चीजें मिथ चली आ रही हैं, जो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, कुछ वो ठीक है लेकिन कुछ गलत भी हैं। गलत है, हाँ, लेकिन ज्यादातर गलत है। ओके। हाँ, ज्यादातर मैं कहूँगा गलत है। कुछ चीजें कुछ मायने में ठीक हैं, बाकी तो गलत ही है। आजकल जैसे पेरेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, तो चैट जीपीटी वर्सेस फिजिकल मीटिंग डॉक्टर, आप इस पे क्या है? ये तो बहुत अभी एआई अभी पता चला है कि जो एआई है वो मेडिकल फील्ड में फेल हो गया है। अच्छा। हाँ, वो नहीं बता पा रहा है सक्सेसफुल, उसको मेडिकल फील्ड में अभी तक नहीं मिली है। उसको आईटी सेक्टर और इन चीज़ों में काफ़ी एडवांस है, लेकिन एआई जो है, जब तक आप एआई क्या, मेरा तो मानना है कि जब तक एक्सपीरियंस, जैसे मैंने भी अपनी पढ़ाई करी, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस मैंने एमबीबीएस की, फिर एमडी की, फिर फेलोशिप करी, फिर मुझे इतना टाइम हो गया, मैं एक्सपीरियंस पेशेंट देखता जा रहा हूँ। एआई कैसे इतनी सारी चीज, एआई कैसे डायग्नोसिस बना सकता है किसी पेशेंट की कि इसको ये डायग्नोसिस है और ये ट्रीटमेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं बना सकता। तो आपको डॉक्टर को ही विजिट करना चाहिए। परफेक्शन नहीं बना सकता, परफेक्टली नहीं बना सकता। तो अभी तो बिल्कुल एआई या चैट जीपीटी से रिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल अभी रिलाई नहीं करना है, और खासतौर से बच्चों के केस में तो अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने गलत डोज या कुछ दे दी तो बच्चे के ऊपर तुरंत साइड इफेक्ट आएगा। मान लीजिए उसमें ये आ गया लिखा हुआ आपको पैरासीटामोल देनी है, कितनी देनी है, आपने एक टैबलेट दे दी
और उसको देनी थी हाफ की भी हाफ टैबलेट डोज, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल विश्वास ना करें, पीडियाट्रिक्स में तो खास तौर से। ओके। और किड्स की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? किड्स की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें तो नेट पे भी आप डालेंगे, आपको भरमार चीज़ मिल जाएगी। आजकल तो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का ज़माना है जी। सारा खेल चल रहा है मार्केट में एक बहुत बड़ा, कि विटामिन ए दीजिए, ई दीजिए, बी दीजिए, डी दीजिए, सी दीजिए, जिंक दीजिए। आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा चल रहा है इम्यूनिटी सब चीज़ से। आप मुझे एक बात बताइए कि जंगल में हाथी होता है, वो क्या खाता है? पत्ते, घास खाता है। उसे विटामिन ए कहाँ से मिलता है? घास से। विटामिन डी? सूरज से। सी? पानी से। घास, पानी, धूप, मिट्टी सब मिल रहा है उसे, सबसे स्ट्रांग है, अलग से लेने की कुछ जरूरत है? तो हमारे नेचर में ही सब है, तो नेचुरल सब कुछ भगवान ने हमारी संरचना ऐसी करी है कि ये जितने भी हम ये आजकल एडवर्टाइजमेंट जो चल रहे हैं ना, विटामिन ए ले लो, बी ले लो, सी, इतने आ गए हैं कि जिसके मैं अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रहा था, यार ये वाला विटामिन तो हमने पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने उसके बारे में नेट पे पढ़ा, ये भी होता है, रेयर टू रेयर होता है। अब ऐसे विटामिन को भी लेके आ रहे हैं जो रेयर टू रेयर है और कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी होता है, और जिसका कोई मैंने उसकी साइंटिफिक स्टडी देखी तो उसका कोई साइंटिफिक मतलब उसमें ये आ रहा है लिखा हुआ कि कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है इसके ऊपर, बस ये होता है। इस बिहाफ पे ही क्या हो रहा है कि लोग बागों को बेचे जा रही है कंपनियां। विटामिन ए भी ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, जिंक ले लो, प्रोटीन का पाउडर ले लो, ये ले लो, ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है मैडम। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ एक बार एक पॉडकास्ट होना चाहिए बहुत बड़ा। मेरे को आप ये भी बताएंगे जो गमीज आ रही हैं आजकल बच्चों के लिए कि बच्चा अगर हाइपर हो रहा है तो ये गमी दे दो, ये विटामिन ले लो, ये गमी, आजकल गमी का ट्रेंड चल रहा है। नहीं, ये सब बहुत बड़ा फेक है, ये सब बहुत बड़ा मिथ है। आजकल आपने देखा होगा आयुर्वेदा के नाम पे भी बहुत बड़ा अश्वगंधा खिला दीजिए, ये खिला दीजिए, ये खिला दो, ये जड़ी बूटी दे दो बच्चों को, ऐसा कर लो। बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा इसके ऊपर बिजनेस चल रहा है। लोग बाग आजकल बहुत मिसयूज कर रहे हैं इस चीज़ों का। आप देख लीजिए कोई भी किसी भी जानवर को ले लीजिए, किसको जरूरत होती है विटामिन की? पहले हमें भी नहीं पड़ती थी, ये तो हम जितना आप देखते जा रहे हैं उतना ही हमें अब जरूरत पड़ती जा रही है, उतना ही हम खरीदते जा रहे हैं, कैल्शियम खाते जा रहे हैं, विटामिन डी खाते जा रहे हैं सब। पहले अभी पिछले 10 साल पहले कौन जानता था विटामिन डी क्या? सबको पता था बस ऐसे ही मिल जाता है लाइट वाइट से, विटामिन ऐसे ही मिल जाता। अभी पिछले 4-5 साल से हुआ है सब कुछ चीजें उजागर कि तुम्हारे अंदर इसकी भी कमी है। नए स्टार्टअप आ गए हैं और वो होता जा रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों एकदम से ही ये सारी चीजें बूम हो गई हैं। और डायपर किस एज तक पहनना चाहिए सर? डायपर तो आप जो है कोई ऐसी पर्टिकुलर एज नहीं है, लेकिन डायपर आप कहीं भी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो आप डायपर लगा सकते हैं। बस डायपर किसी भी एज तक आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डायपर का आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि डायपर ज़्यादा देर लगाने से, वेट रहने से रैशेज हो जाते हैं, उससे आपको बचाना है। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है। बाकी आप डायपर तो कभी भी लगा सकते हैं। और जैसे कुछ बच्चे जो बॉटल के एडिक्ट हो जाते हैं, बॉटल छोड़ ही नहीं रहे हैं, 7 ईयर्स के हो गए आजकल, मेरे नोन में भी थे। तो क्या एज तक बच्चों को बॉटल से दूध पीना चाहिए, उसके बाद छोड़ देनी चाहिए? मैम बॉटल से दूध पीना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। बॉटल से, हमारी बुक में लिखा हुआ है, बॉटल फीडिंग जो भी बच्चा करेगा वो हमेशा बीमार रहेगा। अच्छा, ये हमने पढ़ा है, ये हमें पढ़ाया गया है। बॉटल फीडिंग जो भी बच्चा करेगा वो बीमार रहेगा, और ऐसा होता है। बहुत हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं, आप घर में अपने उबालते हैं बार बार, बहुत हाइजीन प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करके दूध पिला रहे हैं बच्चे को, तो आपका बच्चा ठीक रहेगा। वरना बॉटल फीड तो करानी ही नहीं चाहिए, हमेशा चम्मच और कटोरी से ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो गिलास से दूध पिलाइए उसे। अच्छा। अगर बॉटल फीडिंग वो कर रहा है तो उसकी हटाइए, जल्दी से जल्दी। आदत को छुड़ाना पड़ेगा आपको, और आदत छुड़ाने के लिए किसी भी चीज़ की, बच्चे की, कोई ना दवाई है ना गोली है ना कुछ है, बार बार आपको ही छुड़ानी पड़ेगी आदत उसकी। उसके लिए कोई रास्ता नहीं।
और रात में जैसे बच्चे सोते नहीं है, पेरेंट्स उनके मुंह में बॉटल दे देते हैं, मतलब अभी सो जाएगा दूध पीते पीते। वो एक्चुअली आजकल क्या हो गया है ना, पेरेंट्स भी बिजी हैं, मदर्स भी बिजी हैं, उनको भी मोबाइल चलाना है, मदर को भी मोबाइल चलाना है, बच्चा रो रहा है क्या करें, तो बच्चे के बॉटल दे दी, वो अपना पीता रहेगा और सो जाएगा पीते पीते। तो ये तो हमने ही जाते। तो बच्चों के लिए सबसे हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए? बच्चों के लिए सबसे हेल्दी डाइट तो, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, एक तो वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आजकल आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कॉन्स्टिपेशन, पेट की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों की, पेट में दर्द है, खाना नहीं खाना है, या टाइम ऊपर नीचे हो जाता है खाना खाने का, तो उसके लिए आजकल आपके खाने में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो आप नेट पे ये देख लीजिएगा फाइबर वाले फूड कौन कौन से हैं, तो आप वो ज़्यादा खाइएगा, जैसे मूली है, गाजर है, कैबेज है, पोटैटो है, इन सब में फाइबर अच्छा होता है, वो वाला ज़्यादा आप खाइए। और जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, जो जिस सीजन में आते हैं, नेचर ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि ठंड में भाई ये वाली में नेचर यही उगा के देती है, तो आप उन्हें ही खाइए, यही खाइए, बस यही नेचुरल डाइट है बच्चों के लिए। घर का खाना, सीजनल डाइट, और ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें। अब जो है सब ये भाग रहे हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा भी नहीं है, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, खाना भी खाना है, रोटी भी खानी है, दाल भी खानी है जो घर में बन रही है, कोई सब्जी भी बन रही है वो भी खानी है, कभी कभार आप बाहर का खा रहे हो तो वो भी खा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नट्स कभी कभार नट्स भी खा सकते हैं, मिल्क भी आप कभी कभार डेली पीते हैं तो पी सकते हैं, कभी कभार पीते हैं तो भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कौन सा खाना है जो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, अब अगर हम घर के खाने की बात करें? ऐसा तो घर के खाने में तो ऐसा कोई नहीं है, बेसिकली बहुत स्पाइसी, और अगर मैं बात करूं छोटे बच्चे की, 2 साल तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा मीठा, स्वीट, बहुत ज़्यादा सॉल्टी और बहुत ज़्यादा ऑयली, ये 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। सॉल्टी, स्वीट और ऑयली, ये 3 चीज़ का फूड नहीं होना चाहिए 2 साल तक के बच्चे के लिए। हल्का होना चाहिए, बहुत मीठा हो तो बहुत हल्का हो, नमक हो तो बहुत कम हो, ऑयल हो तो बहुत कम हो, बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ये होता है। आपके पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा कॉमन कंसर्न प्रॉब्लम्स क्या होती है उनकी? सबसे ज्यादा आजकल कॉमन कंसर्न तो यही है कि बच्चा हमारी मानता नहीं है। हमारी मानता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है, और दूसरा ये पढ़ता नहीं है, मोबाइल में ज़्यादा लगा रहता है, और दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा, खांसी, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत आ रही हैं, और पेन एब्डोमेन और कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से आ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है, बच्चों में आ रही है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। सर अभी हम रैपिड फायर खेल रहे हैं, तो शॉर्ट में आपको बताना है। सो अगर हम गुड पेरेंटिंग की बात करें तो आप उसको शॉर्ट में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लव, केयर एंड कंसर्न। वन बैड हैबिट एवरी पेरेंट शुड स्टॉप टुडे। डांटना, अपने बच्चे को डांटे ना। नहीं डांटे? ज़्यादा नहीं डांटे। हमारे टाइम में तो पिटाई होती थी, हमारा टाइम जो था वो चला गया, लेकिन अब ना डांटे, अगर आप डांटेंगे ना तो हो सकता है वो आपको वापस डांट दे, अब टाइम ही आ गया है। तो हमें डांटना नहीं है, डांटना नहीं है, थोड़ा बहुत आप, और कोशिश ये करना है किसी के सामने नहीं उसको डांटना है, अकेले में आप उसे डांटे समझाएं, किसी के सामने आपको उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि किसी के सामने वो शेम फील करे, वरना बच्चा बिगड़ जाए। बिगड़ेगा नहीं, वो सुनेगा ही नहीं आपकी, वो आपको कुछ भी कह सकता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का सीक्रेट फूड? सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न, ये क्या है सर? सी बकथॉर्न एक ऐसा फ्रूट है जो नासा जो है उसको चांद पे उगा रही है अभी, और ये -40 डिग्री में पाया जाता है लेह में। इसके अंदर ओमेगा-3, ओमेगा-4, ओमेगा-5, ओमेगा-6, 7 ये सब पाया जाता है, और ऑरेंज से ज़्यादा इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है। ये एक तरह का फल होता है ऑरेंज कलर का, सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाए। सुपर फूड, सुपर नेचुरल फूड, सी बकथॉर्न। ओके, नाइट ड्यूटी या मॉर्निंग क्लिनिक, व्हाट डू यू प्रेफर? मॉर्निंग क्लिनिक। वन पेरेंटिंग मिथ यू वांट टू ब्रेक फॉरएवर? मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी अपने बच्चे को, या मेरे को दूध नहीं आ रहा है,
ये बहुत बड़ा मिथ है, सबको दूध आता है। मिथ है ये मिथ है। ओके। मिल्क प्रोडक्शन सबको होता है। स्क्रीन टाइम, आइडियल स्क्रीन टाइम फॉर किड्स इन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, half an hour. This is ideal screen time. Ideal screen time. Most common parenting mistake you see daily. Not concern with child. अपने बच्चे के साथ जो है घुलते मिलते नहीं है, वो गैप रखते हैं, कम्युनिकेशन गैप जो रहता है, ये मैं बहुत देखता हूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत बड़ी मिस्टेक। One advice you give to every new parent. Take care of your children. Emotional health or physical health, which matters more for kids? Both. But physical maybe more. If you're not a doctor, then what would you be? Politician. Okay. ऐसा कौन सा हेल्थ ट्रेंड है that you think this is overrated, overhyped? एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रहा है चीज़ों का, जो कि किसी भी काम की नहीं है। किसी भी काम की नहीं है, उनका एडवर्टाइजमेंट इतना ज्यादा हो रहा है बहुत। ओवर पैम्परिंग से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ओवर पैम्परिंग से थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमें उनको ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वो किसी चीज की जिद कर रहे हैं तो मना कर दो। लेट जाए रोते रोते तो लेटे रहने दें। नहीं, लेटे नहीं रहने देना है, समझाना है उसको। देखिए क्या होता है, हम पीछे हट जाते हैं 1 बार 2 बार 4 बार, आपको कम से कम 10 बार ट्राई करना है, पीछे नहीं हटना है। जब आप बच्चे के साथ 10 बार ट्राई कर लेंगे ना, तो 11वीं बार वो 100% मानेगा। लेकिन हम उस 10वीं बार तक ही नहीं पहुंचते हैं, दिक्कत ये आ जाती है। और बच्चों में आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन पाया जा रहा है, तो उसका क्या रीजन है? मैम, बच्चों में बहुत तेजी से फैल रहा है आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैं बेसिकली कहूँगा, कम्युनिकेशन गैप, जो भी हमने डिस्कशन किया था। और दूसरा, आजकल क्या है कि एक रेस लगी हुई है कि शर्मा जी का बच्चा ऐसा है, उनका बच्चा ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। तो जो बच्चे में हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना, और वो बच्चा अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जो आपकी इच्छा है, तो वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मैं देख रहा हूँ यही वाली सेम प्रॉब्लम कि ये बच्चा हमारा ये नहीं कर पाया, तो जब से ये खा पी नहीं रहा, उदास है, डिप्रेशन में। तो इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं? कैसे पता चले पेरेंट को कि मेरा बच्चा डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है मेरे बच्चे को? वो सबसे बड़ी बात है कि चुपचाप रहना कर देता है, खाना पीने की हैबिट उसकी चेंज हो जाती है, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, स्कूल में दोस्तों से नहीं मिलेगा। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे 11th-12th में, नशे की तरफ भी चला जाता है बच्चा, स्मोकिंग करने लगते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन की। हाँ, ये सब चीज़ों में चला जाता है। ओके। और वर्किंग पेरेंट्स के शेड्यूल से, जैसे अपने बिजी शेड्यूल से अपने बच्चों को कनेक्शन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वर्किंग पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, बच्चों पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी। देखिए, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे रात में दीजिए, चाहे डे में दीजिए, चाहे मॉर्निंग में दीजिए, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और बहुत ज़रूरी है, और आपको देना चाहिए टाइम। अगर आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लमें बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी। और जो बच्चे बोर्डिंग में, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग में डाल देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, तो क्या उससे बच्चे ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं बोर्डिंग में रहने से? एक्चुअली बोर्डिंग में क्या होता है, आप देखेंगे बोर्डिंग में बच्चे को और कुछ सोचने ही नहीं दिया जाता, उसको बिजी रखा जाता है। सुबह 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करनी, नहाना धोना, क्लास जाना, वापस आना, उनका पूरा फिक्स है शेड्यूल। उनको कुछ और तो वो क्रिएटिव ही नहीं हो पाएंगे कभी अगर नहीं, उनको क्रिएटिव का भी टाइम देते हैं ना, वहाँ पे खेलने का, क्रिएटिविटी का भी टाइम देते हैं, सब चीज़ों का भी टाइम देते हैं। तो सब चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। तो यू थिंक बोर्डिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर किड्स? अगर आपके पास टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास में बच्चे के लिए, तो आप बोर्डिंग में डाल सकते हैं, गुड ऑप्शन। बेफिक्र अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हैं। थैंक यू सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आप फाइनल अगर पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहें ऑडियंस को? मैं बस यही देना चाहूँगा, आप अपना ध्यान रखिए, बच्चे का ध्यान रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू guys, thank you for watching this. See you in next video and stay tuned, like, share and subscribe.